नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया टीवी 24 की खास पेशकश स्वास्थ्य चर्चा में। और स्वास्थ्य चर्चा लेकर के मैं हूं आपके साथ दीपक तिवारी। स्वास्थ्य चर्चा में हमारे साथ एक डॉक्टर जुड़ते हैं जिनके साथ हम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में एक बार पुनः हमारे साथ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं, जिनके साथ हमने पिछले क्रम में भी बात की थी और आज हम कंधे की समस्याओं को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए रूबरू होते हैं डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल जी से और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत इंडियन टीवी 24। नमस्कार दीपक जी। सर, जैसा कि विदित है कि हमने पिछली बार समस्याओं को लेकर के बात की थी और आज हम वर्तमान में अगर बात करें तो आज हम कंधे की समस्याओं को लेकर के बात करने वाले हैं। कई दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनके सवाल हैं और विश्वास है कि आप उनकी समस्याओं को निजात दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सर, पहला सवाल हमारा एक दर्शक है जिनका कहना है कि उनकी उम्र तकरीबन 23 वर्ष है और कबड्डी खेलते वक्त आज से 5 वर्ष पूर्व उनका कंधा जो है उखड़ गया था। उस दौरान तो वो डॉक्टर के पास गया और अपना कंधा बिठवा लिया, लेकिन तब से लेकर के इतने समय अंतराल में करीब उनका 5 से 6 बार कंधा उखड़ चुका है। दर्द भी बनी रहती है उनके कंधे में। वो जानना चाहते हैं कि सर इससे कैसे निजात मिल सकेगी। दीपक जी, ये एक ऐसा प्रश्न है, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ, तो ये एक ऐसा प्रश्न है जो अक्सर मेरे पास आते हैं। बहुत बार पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि सर मेरा कंधा उखड़ जाता है और पहली बार जब उखड़ा था तो बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और उसके बाद अब धीरे धीरे उखड़ने लग रहा है। और कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि सर कंधा 10-12 बार उखड़ चुका है। कई लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि कंधा 15-20 बार उखड़ चुका है। और कभी कभी ऐसे भी लोग आते हैं दीपक जी जो मुझसे कहते हैं कि सर गिनती नहीं पता। अब तो मतलब वो ऐसा बोलते हैं कि सर पहली बार जब कंधा उखड़ा था 8-9 साल पहले तो चोट लगी थी और उखड़ा था, और अब ऐसा हो गया है कि मैं जब जब कंघा करने बैठता हूँ तो भी कंधा उखड़ जाता है, या मैं जब भी कुछ ऊपर से उतारता हूँ कोई सामान तब भी कंधा उखड़ जाता है। मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी उनका कंधा उखड़ने लगा है। इसको अगर हम एक मेडिकल भाषा में बात करें तो ये कहते हैं शोल्डर डिसलोकेशन। मतलब शोल्डर जो है, आपका जो शोल्डर ज्वाइंट है वो डिसलोकेट हो जाता है, या इसको मतलब कंधा उखड़ने को कहते हैं। अब इसके लिए मैं आपसे एक मॉडल का यूज़ करूंगा जो मैं लाया हूँ अपने साथ। ये एक कंधे का मॉडल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कोई भी ज्वाइंट 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक सॉकेट होता है और एक अंदर उसके अंदर बॉल होती है, जिसको हम बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। और भी तरीके के ज्वाइंट होते हैं, लेकिन प्रमुखता बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में ये डिसलोकेशन या उतरने की संभावना है, या प्रायः ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो कंधा भी हमारा एक बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। उसमें एक सॉकेट है और बॉल होती है जो घूमती है। जैसे हम सब का हाथ घूमता है तो इसी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पे ये घूम रहा होता है। जैसा कि अगर हम इसमें देखें, आगे की अगर हम मांसपेशियां हटा दें तो आप ये देख सकते हैं बड़ी आसानी से कि ये हमारे पास, ये मार्क कर लेता हूँ जी सर। तो ये हमारा, अगर हम आगे की मांसपेशियां हटा दें तो ये आपको एक अंदर दिख रहा होगा कि ये पूरा एक सॉकेट है ऐसे करके, और ये हमारी जो शोल्डर, ये ह्यूमरस जो हड्डी है हाथ की बांह की, ये एक बॉल टाइप का बना रही है। और इसी बॉल के अंदर बैठ के ये कंधा हमारा मूव करता रहता है या घूमता रहता है, इसको कहते हैं। तो ये हमारा एक प्रॉपर शोल्डर ज्वाइंट होता है। तो एक तो ज्वाइंट हो गया कंधे की बॉल और सॉकेट। उसके ऊपर से उसको रोकने के लिए मांसपेशियां होती हैं जो कंधे में, जिसको हम कहते हैं रोटेटर कफ। एक आप देख रहे हैं, एक ये आगे की तरफ की मांसपेशी है, एक ये ऊपर की तरफ की मांसपेशी है, और एक अगर हम पीछे जाएं तो ये पीछे की तरफ की मांसपेशी है। इसकी डिटेल्स में मैं अभी नहीं जा रहा, लेकिन ये मांसपेशी होती है जो इसको बांध के रखती है। जैसे अगर हम बात करें कि एक कमरा है, इस कमरे में आप क्यों रुके हुए हैं? आप आए तो एक दरवाजे के थ्रू हैं, लेकिन चारों तरफ दीवारें हैं तभी वो कमरा है। अगर दीवार हट जाएगी तो वो कमरा नहीं रह जाएगा, कहलाएगा। इसी तरह कोई भी ज्वाइंट नहीं कहलाएगा जब तक कि उसके चारों तरफ उसको बांधने के लिए कुछ ना हो, जैसा कि मसल्स होती हैं। अब होता क्या है कंधे में, जो शोल्डर ज्वाइंट में क्या होता है कि जो सॉकेट है हमारा, आप अगर देखिए ये सॉकेट है जो हमारा, ये सॉकेट बहुत शैलो है, बहुत छिछला टाइप का है। अगर इस सॉकेट को, जैसे अगर ये सॉकेट है, अगर ये ऐसा रहेगा छिछला टाइप का, तो ये बार बार निकल जाया करेगा कंधा। लेकिन अगर इसको हम डीप कर दें, ऐसे इसको और गहरा बना दें, तो इससे नहीं निकल पाएगा, पकड़। तो इसकी गहराई को बढ़ाने के लिए, इस सॉकेट की गहराई को बढ़ाने के लिए कंधे के अंदर सॉकेट के चारों तरफ ये एक तरीके की मांसपेशी कहें, या इसको कार्टिलेज कहें, या इसको एक तरीके का सॉफ्ट टिश्यू कहें, ये एक स्ट्रक्चर होता है जो उसकी गहराई को बढ़ा देता है। इस स्ट्रक्चर को मेडिकल भाषा में लेब्रम कहते हैं। ठीक है, तो जब भी ये कंधा उखड़ेगा, ये मान के चलिए, जब ये कंधा उखड़ के, ऐसा नहीं कि मांसपेशी के बाहर निकल आता है, ऐसा नहीं होता है। उखड़ के उस सॉकेट से अलग हो जाता है, बस रहता मांसपेशी के अंदर ही है, उस सॉकेट से अलग हो जाता है। तो
किसी भी सॉकेट से निकलने के लिए उस कंधे को उस जो चारों तरफ का स्ट्रक्चर जिसको मैंने लेब्रम बताया, जो सॉफ्ट टिश्यू है, उसके पार जाके निकलना होगा, तभी वो सॉकेट से निकल सकता है। जैसे अगर हम इस कमरे में बैठे हैं, इस कमरे से निकलने के लिए या तो हम दरवाजे के थ्रू जा सकते हैं, या अगर दरवाजा बंद है तो क्या होगा, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा तभी जा पाएंगे। तो इसी तरीके से नॉर्मली ये सॉकेट बंद रहता है इस सॉफ्ट टिश्यू लेब्रम की वजह से। तो अगर कंधा एक बार उखड़ा है तो इसका मतलब कि वो लेब्रम फट गया है, उसमें टूट फूट हो गई, तभी वो निकला है। हालांकि ठीक है, उनका पहली बार कंधा उखड़ा और वो उसको बिठा दिया गया, तो बॉडी टिश्यू है हील कर जाता है, तो वो लेब्रम भी हील कर जाना चाहिए। लेकिन अगर दोबारा उखड़ गया, इसका मतलब कि या तो बहुत ज़्यादा तेज चोट लगी है और या फिर वो चीज़ें हील नहीं करी हैं। इसीलिए इसको हम कहते हैं लेब्रम टियर मेडिकल भाषा में। तो इसका मतलब क्या है कि अगर उनका कंधा बार बार उखड़ रहा है, और अगर पहली बार, जैसे उन्होंने बताया कि पहली बार कबड्डी खेलने के समय उखड़ा था और धीरे धीरे कंधा उखड़ने लगा, और शायद अब नॉर्मल काम में भी और हल्का सा भी आप थोड़ा सा वो मूवमेंट करिए तो आपको कंधा उखड़ जाता है। इसका मतलब कि जो आपका जो ये लेब्रम में जो टियर हुआ था, जो सॉफ्ट टिश्यू में चोट लगी थी, जो फटन थी, वो कहते हैं वो जुड़ी नहीं, वो हील नहीं करी। इसकी वजह से कंधा अब आराम से निकल जाता है। इसको रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन कहते हैं, या जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कंधे का बार बार उखड़ जाना। इसको मैं एक आप और तरीके से समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए जो ये सॉफ्ट टिश्यू है, जो ये लेब्रम है, ये कपड़े की तरीके होता है। एक बार उखड़ा, हल्का सा ये फटन लगी आपकी, अगर आपने बिठा दिया और अगर जुड़ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी वजह से नहीं जुड़ पाया तो क्या होता है, हर बार उखड़ने के टाइम पे वो कपड़ा फटा तो चिरता चला जाता है। और कई बार ऐसा होता है जब हमारे पास पेशेंट आते हैं कि 15 बार उखड़ गया, 20 बार उखड़ गया, उनके पास गिनती ही नहीं है, तो क्या होता है, वो फट के बिल्कुल चिथड़ा हो चुका होता है। अब क्या होता है कि वो रिपेयर के लायक भी नहीं बचता। तो ऐसी कंडीशन में हल्का सा भी आप हाथ उठाइए तो कंधा उखड़ जाता है। तो ये इनकी बेसिक समस्या है, पहली चीज। अब इससे निजात कैसे पाया जाए? अच्छा, इसमें एक चीज और आती है, बार बार उखड़ने की वजह से कंधे में हड्डियों में भी घिसन पैदा हो जाती है। हम लोगों ने एक कहावत पढ़ी है, करत करत अभ्यास ते सिर पर जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात से सिर पर परत निशान। इसका हम दूसरा अर्थ निकाल रहे हैं, हम अभ्यास की बात नहीं कर रहे हैं। रसरी आवत जात से सिर पर परत निशान, तो बार बार उखड़ने के बाद क्या होता है कि जो हड्डी है वो भी घिस जाती है, ठीक है ना। तो बार बार हड्डी घिसने की वजह से और जो लेब्रम है उसके टियर की वजह से कंधा बार बार हमारा उखड़ता रहता है। अब इस चीज को ठीक कैसे किया जाए? तो सबसे पहले, क्योंकि उनका 5-6 बार कंधा उखड़ चुका है और दर्द भी रहता है, मेरा उनसे ये एडवाइस रहेगा कि आपने अपनी समस्या समझ ली है। अब आपको क्या करना है, आपको एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट से मिलना है जो कि इस चीज की बीमारी का एक्सपर्ट हो, वो इस चीज को जानता समझता हो। क्योंकि ये टियर जब तक कि हड्डी में कोई डिफेक्ट ना आए तब तक पता नहीं चलता। एक्सरे में एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल आएगा, ठीक है ना। तो उस सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी के लिए हमें एक सॉफ्ट टिश्यू या स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ेगा, और हो सकता है कि वो एक MRI कराए, जिससे हमें पता चले कि जो हम ये सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। हालांकि आज तक मेरे एक्सपीरियंस में या वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कंधा उखड़ा हो और वो जो सॉफ्ट टिश्यू जो गद्दी है वो फटी ना हो। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर दरवाजा टूटे बिना आप नहीं निकल सकते कमरे के अंदर से, उसी तरीके की सिंपल लॉजिक है कि वो हो ही नहीं सकता। जब कंधा निकलेगा तो वो फटन होगी। अब वो उस फटन को रिपेयर करने लायक है कि नहीं है, ये समझने की बात है। तो आप एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट से मिलिए, वो आपकी जांचें करेगा, आपको क्लिनिकली एग्जामिन करके देखेगा कि आपके कंधे में कितनी शिथिलता है, कितनी कमजोरी है, और उसके बाद वो बताएगा आपको कि आपको इलाज कैसे करना है। क्या आपका इलाज केवल दवाओं और कसरत से हो सकता है, या फिर आपका इलाज आजकल आई हुई है दूरबीन विधि। तो दूरबीन से बड़ा बड़ा चीरा नहीं मारते हम लोग दीपक जी, हम लोग केवल छोटे छोटे 2 होल बनाते हैं, उससे कंधे में जाते हैं और उस जो सॉफ्ट टिश्यू टूटा होता है उसको रिपेयर कर देते हैं। एक तरीके की सिलाई है ये, बस ये स्किल्ड सिलाई है, इतनी आसान नहीं है, क्योंकि हम बहुत छोटे से छेद से अगल बगल से बचाते हुए जाते हैं और उसको सिल देते हैं। सिलने के बाद उस चीज़ को हम रेस्ट कराते हैं, फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज कराते हैं और कंधे की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, उस एरिया को मजबूत करते हैं और होपफुली चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और कभी कभी जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा चिर चुकी होती है और हड्डी में भी घिसन आ चुकी होती है, तब शायद केवल वो चीज़ जो उसका रिपेयर काम ना करे, जो हम कहते हैं आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी, वो काम ना करे, तो उसके लिए फिर हम उसको बोनी सर्जरी करनी पड़ती है। उसके लिए कई सारे प्रोसीजर होते हैं तो वो करने पड़ते हैं। तो मेरा उनको सजेशन यही रहेगा कि अब ऑलरेडी 5-6 बार उखड़ चुका है, काफ़ी पानी बह चुका है, बहुत इसको वेट मत करें, चीज़ों को और ख़राब ना होने दें और
अपने स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट से मिलें। अगर आप अगल बगल के रहने वाले हों तो आप हमारे पास भी आ सकते हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज के JMU में भी आ सकते हैं। आई कैन टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। सर, दर्शक के अगले सवाल की तरफ हम बढ़े उससे पहले एक जानकारी और हासिल कर लें। जैसा कि आपने इस मॉडल के तौर पर दिखाया था कि जब एक हिस्से को अंदर आपने अभी दिखाया था कि कभी कभी स्थितियां ऐसी पैदा हो जाती हैं कि ये पूरी तरीके से चिथड़ा हो जाता है, जैसा आपने इस कागज़ के दौरान दिखाया फाड़ के। तो जब अगर पूरी तरीके से जब ये चिथड़ा हो जाता है सर, उस दौरान फिर से कैसे निजात मिल पाएगी, क्योंकि उस व्यवस्था कैसे रिपेयर किया जा सके, कैसे ये क्वेश्चन आपने बहुत सही पूछा दीपक जी। क्यों? क्योंकि ये पता होना चाहिए उस आदमी को कि शायद अगर पूरी तरह चिथड़ा हो जाएगा तो क्या उपाय हैं, पहली बात तो, और उसको होने से कैसे बचाया जाए। तो मैं यही कहूँगा कि उसको होने से इसका उपाय क्या है। उसमें अगर पूरी तरह से चिथड़ा हो जाता है और ये चीज़ें रिपेयर लायक नहीं रह जाती तो हम क्या करते हैं, हम बोनी प्रोसीजर करते हैं। अब क्या हुआ कि अगर ये मान लीजिए सॉकेट है, हमारा सॉकेट ऐसा है क्योंकि वो आगे का सॉफ्ट टिश्यू चला गया तो जो सॉकेट को गहरान प्रदान करने वाला जो लेब्रम था वो चला गया, तो जो ऐसा होना चाहिए था वो ऐसा हो गया। ऐसा हो गया तो कंधा निकल सकता है। तो क्या करेंगे, उसकी गहराई हम फिर बढ़ाएंगे। तो गहराई कहाँ से बढ़ाएंगे, हम एक हड्डी काट के लाके यहाँ पे लगा देते हैं। जैसे अगर दरवाज़ा टूट गया तो उस दरवाजे को रिपेयर कर सके तो बहुत अच्छी बात है। दरवाज़ा रिपेयर नहीं करना चाहते, नहीं हो सकता मान लीजिए, तो क्या करेंगे, हम वहाँ पे दीवार उठा दें। दीवार उठा देंगे तो फिर जो अंदर आदमी फंस गया वो फंसा तो रह जाएगा, लेकिन वो निकल नहीं पाएगा, जो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है। तो हम कंधे को बाहर नहीं निकलने देना चाहते, तो हम क्या करेंगे, आगे इसके आगे एक दीवार लगा देते हैं। दीवार लगा देते हैं, सॉकेट बड़ा हो जाता है, तब कंधा बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन उस दीवार लगाने की प्रोसेस में कंधे का मूवमेंट थोड़ा कम हो जाता है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि इसको और मतलब ये है कि राई को पहाड़ या नासूर ना बनने दें और जल्दी सर्जरी करवा लें, जैसी भी इलाज करवा लें, क्योंकि अगर हमें वो स्टेज पहुंची तो फिर कंधे का मूवमेंट कम हो जाएगा, तो आपकी नॉर्मल डेली रूटीन में दिक्कत आएगी। सर, इसी बीच हमारे दर्शक हैं जो एक सवाल अपना रख रहे हैं। उनका कहना है कि वो पेशे से छात्र हैं और उनकी उम्र अभी करीब केवल 17 वर्ष है। क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट खेलने के दौरान उन्होंने बॉल थ्रो की और बॉल थ्रो करने के दौरान अचानक से उनका कंधा झूल गया और तब से लेकर के उनके कंधे में बहुत भयानक दर्द बनी रहती है। ठीक है, निजात कैसे मिलेगी, कैसे समस्या हल हो सकेगी, इसको लेकर कुछ प्रकाश डालिए सर। बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे पास यूजली स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं जो हु आर वेरी एक्टिव इन स्पोर्ट्स, और बहुत सारे फास्ट बॉलर्स होते हैं, पेसर्स होते हैं जिनको ओवरहेड एक्टिविटी मतलब कि उठा के बॉल फेंकनी होती है, या फिर जैसे बास्केटबॉल प्लेयर्स होते हैं, या फिर जैसे वॉलीबॉल प्लेयर्स होते हैं, या बहुत मेनी एट टाइम्स हमारे पास बैडमिंटन प्लेयर्स होते हैं जिनको शॉट मारना होता है। और वो अक्सर ऐसा करते हैं कि सर पहले तो बहुत बढ़िया खेलते थे हम, लेकिन 2-3 बार से ऐसा हुआ कि शॉट मारा और शॉट मारता ही हाथ झूल गया, जैसा कि इन्होंने बताया, हाथ झूल जाता है और फिर 3-4 मिनट लगता है ठीक हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है सब कुछ। लेकिन 2-3 बार ऐसा होने के बाद अब उनको शॉट मारने में वो मजबूती नहीं मिलती, वो मतलब वो स्ट्राइक नहीं आता, वो स्ट्रोक नहीं आता। जो मैंने बताया अंदर सॉफ्ट टिश्यू, जो लेब्रम की प्रॉब्लम, ये भी करीब करीब उससे मिलती जुलती है। इसमें होता क्या है कि लेब्रम का ऊपरी हिस्सा जो होता है उसमें फटन आ जाती है। पूरा फटन तो नहीं आई है, पूरी फटन ना आने की वजह से कंधा आपका डिस्लोकेट तो नहीं होता, कंधा डिस्लोकेट नहीं होता, निकलता नहीं, उतरता नहीं, लेकिन जब ऊपरी फटन आ जाने की वजह से कंधा क्या होता है, कंधे में उतनी ताकत नहीं रह जाती, उतनी जान नहीं रह जाती। क्योंकि जब भी आप ऐसे मूवमेंट करते हो और बॉल को फेंकते हो तो क्या करता है, आपका जो आपकी बॉल है वो उस एरिया को स्ट्राइक करती है, उसको टच करती है। और जैसे आप ये सोच लीजिए कि किसी भी कोई आदमी किसी वजह से चिड़चिड़ाहट में आ गया है या इरिटेबल है, उसको अगर उस समय हम खोदेंगे, या कोई आदमी परेशान है, समझ लीजिए किसी की तबीयत खराब है या परेशान है, उसको अगर उसमें हम खोदेंगे, उससे मजाक करेंगे, तो क्या होता है, वो मजाक कोई बुरा मान लेता है, वो इरिटेट हो जाता है। वैसे ही इस लेब्रम में चोट है, उसमें सूजन है, उसमें फटन है, कुछ भी हो सकती है, और उस समय जब ये ऐसा स्ट्राइक करेगा तो क्या करेगा, उसमें उसको दर्द होगा और उसमें वीकनेस आ जाएगी। इसीलिए ऐसे पेशेंट यूजुअली फिर अपना थ्रो करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं, या शॉट मारना बंद कर देते हैं, या उनको शॉट उतनी मजबूती से नहीं लगती, और धीरे धीरे फिर वही बात है कि क्योंकि जैसे कपड़ा फटता चला जाएगा वैसे ये टियर भी फटता चला जाएगा, और इतना हो जाएगा कि बाद में अल्टीमेटली कंधा डिस्लोकेट भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों को मैं इनको कहूँगा कि आप भी कृपया करके अर्जेंटली अपने स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट से मिलिए, अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलिए। इसमें भी एक्सरे कुछ नहीं करेगा, वो क्लिनिकली आपको टेस्ट करके आपके कंधे को देखेगा, आपकी बातों को सुनेगा, और हो सकता है कि एक MRI कराएगा। अगर जो मैं कह रहा हूँ
अगर वो चीज़ें निकलती हैं तो उसको फिर देखना पड़ता है कि उसको हम क्या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, मतलब कि किसी दवाओं से तो खैर नहीं ठीक होता ये चीज़, लेकिन क्या किसी एक्सरसाइज से, किसी प्रोटोकॉल से उसको हम मजबूती दे सकते हैं, या फिर हमें सर्जरी करके जो फटन आ गई है, जो सूजन आ गई है, उसको ठीक करना है। तो इसमें भी देर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम नासूर ना बनने दें, उस फटन को बड़ा ना होने दें, उसको चिथड़ा ना होने दें, उसको रिपेयरेबल रखते रहने दें। डॉक्टर साहब, इसी बीच हमारे साथ एक महिला दर्शक जुड़ रही हैं जिनका कहना है कि वो, उनकी उम्र लगभग 52 वर्ष है और एक वो हाउसवाइफ हैं। उन्हें पता नहीं चला है, उनके संज्ञान में नहीं रहा कि उन्हें चोट कब लगी, या उनका कहना है कि चोट नहीं लगी है फिलहाल में, लेकिन उनके कंधे में दर्द बनी रहती है, उनका कंधा ऊपर नहीं उठ पाता है और पीछे तरफ लेके जाती हैं तब भी पीछे की तरफ नहीं जा पाता और भयंकर दर्द बनी रहती है। क्या कारण है इसके पीछे, कैसे निजात मिल सके? देखिए, अब तक हमने जो बात करी वो कंधे की एक तरीके की चोट की बात करी। चोट हो सकता है कि मोटरसाइकिल या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में लगी हो, या कभी कुछ खेलते समय इंजरी हो गई हो जो हमें पता ना चली हो। लेकिन जैसा ये मैसेज ये मैडम ने बताया, महिला ने बताया कि बहुत बार हम अपने आस पड़ोस में अपने रिलेटिव्स को देखते हैं, पेशेंट्स आते हैं हमारे पास कि सर पिछले 4-5-6 महीने से कंधे में बहुत दर्द हो रहा है, कंधा उठ नहीं रहा, पहले तो पूरा उठता था, बायां कंधा पूरा उठ रहा है, एक कंधा पूरा नहीं उठ रहा है, हाथ पैर के मूवमेंट, हाथ के मूवमेंट कम हो गए, हाथ पीछे नहीं जा पा रहा, या फिर मैं कंघा करती थी तो अब कंघा नहीं कर पाती, उसमें दर्द होता है। होता क्या है एक्चुअली, ये भी एक तरीके की चोट मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कंधे में कुछ ना कुछ समस्या तो है कंधे के अंदर, चाहे तो उसकी हड्डी में कुछ समस्या है या मांसपेशियों में कुछ समस्या है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। होता क्या है, ऐसे खासकर इस तरह के जो सिनेरियो आते हैं हमारे पास, अब जैसे मैंने बताया कि कंधे में एक तो सॉकेट और बॉल हो गई, दूसरा आगे की मांसपेशियाँ हो गई, और तीसरा अंदर का सॉकेट को बढ़ाने का जो सॉफ्ट टिश्यू लेब्रम कहते हैं वो हो गया। एक चीज जो मैंने नहीं जिक्र किया वो एक और क्या होता है कि मांसपेशियों और इस सॉकेट के बीच में इस कंधे को जोड़ने के लिए एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं कैप्सूल। वो कैप्सूल क्या होता है, वो भी एक तरीके की झिल्ली है जो हर जोड़ों में पाई जाती है, जो पूरा कंधे को चारों तरफ से जकड़ के रखती है। तो वो एक कैप्सूल भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। खासकर ऐसे पेशेंट जो ये बता रहे हैं कि उनको कोई चोट नहीं लगी और उनका कंधा दर्द करना शुरू किया, धीरे धीरे अब दर्द बढ़ गया है, कंधा ऊपर नहीं उठता, पीछे नहीं जाता, क्या होता है कि उसमें जो कैप्सूल है वो कैप्सूल टाइट हो गया है। टाइट हो जाने की वजह से कंधे का मूवमेंट कम हो गया है, कंधा ऊपर उठने में मूवमेंट कम हो गया है, पीछे जाने का मूवमेंट कम हो गया है, तो वो कैप्सूल की टाइटनेस होती है जिसको कहते हैं कैप्सूलाइटिस अगर हम मेडिकल भाषा में बात करें। तो जैसे अगर हम अभी तक हमने कमरे में दरवाजे की बात करी, वैसे अगर हम बात करें कमरे में दरवाजा नहीं है, समझ लीजिए एक टेंट लगा हुआ है चारों तरफ, तो टेंट से बाहर जाने का रास्ता क्या है कि कोई होल बना हो या कोई रास्ता बना उससे हम बाहर जाते हैं। लेकिन उसी टेंट को अगर हम और सिकोड़ते चले जाएं तो जितना सिकोड़ते चले जाएंगे उतना ही उस टेंट के अंदर का स्पेस कम होता चला जाएगा। जब स्पेस कम होता चले जाएगा तो कमरे के अंदर रहने वाले लोगों को घुटन होने लगेगी। वही होता है इस बीमारी में कंधे के साथ। होता क्या है, कंधे के अंदर के जो स्ट्रक्चर है उसके चारों तरफ कैप्सूल है, मान लीजिए टेंट लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन जब उसको सिकुड़ने लग गया तो कंधे के अंदर का स्पेस कम हो गया तो मूवमेंट ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो एग्जैक्टली यही चीज़ इन महिला के साथ हो रही है। अब इसका कारण क्या है? कारण इसके बहुत सारे होते हैं। यूजुअली अगर हम बोलें तो शुगर की एक बीमारी होती है, डायबिटीज इसके साथ ही एसोसिएटेड है। थायराइड के साथ कुछ लोग एसोसिएट करते हैं, यूरिक एसिड बढ़ जाता है उसके साथ एसोसिएट करते हैं, या कभी कभी अननोन रीजन से ये होता है, खासकर इसी उम्र में होता है। इसको आम भाषा में फ्रोजन शोल्डर कहते हैं, लेकिन अगर हम आज की रीसेंट रिसर्चेस की बात करें और मेडिकल भाषा में बात करें तो ये एक्चुअली कैप्सूल का सिकुड़ना है जो होता है फाइब्रोप्लेजिया। मतलब कैप्सूल में कुछ ना कुछ डिपॉजिट हो जाता है, कुछ बटुर जाता है, उसकी वजह से कैप्सूल सिकुड़ जाता है। अब इनको करना क्या है? इनको भी अपने आप से फिलहाल इलाज नहीं करना है और इनको एक डॉक्टर से मिलना है। एक्चुअली इस जो ये बीमारी है इसकी 3 स्टेज होती है। पहली स्टेज में सिकुड़न होती है तो दर्द होता है और मूवमेंट कम हो जाता है। दूसरी स्टेज में सिकुड़न और दर्द बढ़ जाती है, सिकुड़न और दर्द बढ़ जाता है लेकिन पेन कम हो जाता है, मतलब दर्द नहीं बढ़ता, दर्द कम हो जाता है, सिकुड़न बढ़ जाती है। तो पहली स्टेज में दर्द बढ़ता है और मूवमेंट भी कम हो जाते हैं। दूसरे स्टेज में दर्द थोड़ा कम हो जाता है लेकिन मूवमेंट बहुत कम हो जाते हैं, हाथ जो पहले आपका इतना उठ रहा था वो इतना भी नहीं उठेगा। और तीसरी स्टेज जो आती है तो पेन पूरी तरह खत्म हो जाता है लेकिन कंधा बिल्कुल जाम हो चुका होता है। तो जैसा इन्होंने बताया कि कंधे में दर्द है, कंधा पूरा नहीं उठ पाता, इसका मतलब ये अभी करीब करीब स्टेज 1 है इनकी। तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या कहता हूँ कि आपको एक स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। वो क्या करेगा, आपके कंधे को चेक करेगा, कुछ बेसिक जांचें कराएगा, उसके बाद
कंधे की कुछ एक्सरसाइज बताएगा, क्योंकि ये बीमारी सेल्फ लिमिटिंग होती है। आप अगर कोई इलाज ना भी करें तब भी ये मान के चलिए कि 6-6 महीने की हर स्टेज होती है, तो थर्ड स्टेज के बाद दर्द पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन कंधा आपका लॉक हो जाएगा। तो आप वो भी नहीं चाहते कंधा लॉक हो जाए। तो इसके लिए क्या चाहते हैं कि आपको एक्सरसाइज कराएगा, वो एक्सरसाइज आपको करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कुछ दर्द के लिए दवाएं देगा, क्योंकि आप दर्द कम होगा तभी आप एक्सरसाइज कर पाओगे। तीसरी चीज़ कुछ फिजियोथेरेपी होती है, कुछ सिकाइयाँ होती है, वो करी जाती हैं। उसके बाद ये पहला स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट होता है। अगर इससे फ़ायदा मिल जाता है तो अच्छी बात है, इससे फ़ायदा नहीं मिलता तो कंधे में हम एक इंजेक्शन लगाते हैं जो स्टेरॉइड का इंजेक्शन होता है, लेकिन वो स्टेरॉइड नुकसान नहीं करता। एक आम लोगों में ये धारणा है कि स्टेरॉइड बहुत नुकसान करता है। डेफिनेटली स्टेरॉइड नुकसान करता है, लेकिन जो इंजेक्टेबल फॉर्म में स्टेरॉइड लगाया जाता है, अगर बहुत साफ सुथरे तरीके से लगाया जाए, 1 या 2 बार लगाया जाए, तो वो नुकसान नहीं करता, खासकर कंधे में। तो वो लगाते हैं। स्टेरॉइड क्या करता है, अंदर की सूजन को कम कर देता है, सिकुड़न को रोक देता है, तो आपके कंधे में दर्द भी खत्म हो जाता है, थोड़ी मूवेबिलिटी आ जाती है। तो उसके बाद भी आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको फिजियोथेरेपी करनी है और आपको दवाएं लेनी है। अगर इससे भी ठीक नहीं होता तो फिर जैसे मैंने बताया कि दूरबीन से अंदर डाल के उस सिकुड़न को हम खोल देते हैं, टेंट को दोबारा फुला देते हैं, और उसके बाद भी एक्सरसाइज और दवाएं आपको करनी है ताकि वो मेंटेन रहे। तो अल्टीमेटली मैं इनसे कहूँगा कि आप अपने एक शोल्डर स्पेशलिस्ट या एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलिए, वो आपको एक संभव उपाय बताएगा जिससे आपको चीज़ें ठीक होंगी। इसी कड़ी में सर अंतिम सवाल है हमारा, और जो है एक अहम सवाल भी और इसी से मिलता जुलता सवाल है। इनका भी कहना है कि इनकी उम्र लगभग 57 वर्ष है, उम्र 57 वर्ष के करीब पहुंच चुकी है। चोट इन्हें भी नहीं लगी थी, लेकिन मसला यह है कि 57 वर्ष की उम्र और दाहिने कंधे में इनके ताकत नहीं लग पा रही है। कोई भी भारी सामान उठाने में भी इनको समस्या हो रही है, और उठाते हैं तो दर्द का एहसास होने लगता है, उसमें दर्द का उत्पन्न हो जाता है। सर क्या कारण है, कैसे निजात मिल सके? बिल्कुल, मतलब ये जो पिछला क्वेश्चन था उसी का एक तरीके से नेक्स्ट लेवल है कि ये तो वो पुरानी वाली एक महिला थी जिनको ये दिक्कत होती थी, जिसको हम कैप्सूलाइटिस कहते हैं या फाइब्रोप्लेजिया कहते हैं। कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि कंधे में दर्द है, कोई प्रॉपर चोट नहीं लगी, लेकिन कंधा उठ नहीं पा रहा। करीब करीब सेम समस्या आपको सुनने में लग रही होगी, लेकिन ये कंडीशन थोड़ी सी डिफर कर रही है। होता क्या है कि कंधा ना उठ पाना और कंधे में ताकत ना लगना दो अलग चीज होती है। हमारा कंधा उठ पा रहा है और ताकत भी लग रही है। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि आपका कंधा उठ ही नहीं पा रहा, आप कितना भी ताकत लगाएं आप उठ नहीं पा रहा। लेकिन अगर अभी जैसे मान लीजिए दीपक जी आपका कंधा है, आप कह रहे हैं कि हमारे कंधा उठ नहीं पा रहा, लेकिन आप अपने आप से नहीं उठा पा रहे, लेकिन अगर हम चाहें तो आपका कंधा उठा दें, तो ये वो उन पुरानी महिला की बात नहीं हुई। ये एक नई बात हो गई कि आपका कंधा उठ तो पा रहा है, मूवमेंट तो पूरा है, कोई कैप्सूल में सिकुड़न नहीं है, कोई सिकुड़न नहीं जिससे आप कंधा नहीं उठा पा रहे, बस आपके उस कंधे में ताकत नहीं रहेगी। अब ताकत ना होने के 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि जो नस उस मसल को सप्लाई कर रही थी वो नस कट गई हो या नस में कोई चोट आ गई हो, एक वो चीज़ हो सकती है। दूसरी हो सकती है कि जो मांसपेशियां, क्योंकि किसी भी जॉइंट की ताकत उसकी मांसपेशियों से होती है। अगर मांसपेशियां मजबूत होंगी तो जॉइंट अच्छी ताकत से काम करेगा, मांसपेशियां मजबूत नहीं होंगी तो जॉइंट अच्छी ताकत से काम नहीं करेगा। तो दूसरा हो सकता है कि उस मांसपेशी में कोई दिक्कत आ गई हो। तो अब बात आती है जो चारों तरफ की मांसपेशी होती है कंधे के ऊपर, जिसको हम अगर मेडिकल भाषा में कहें तो रोटेटर कफ कहते हैं। रोटेटर मतलब घूमने वाला, कफ मतलब पूरा कफ बनाता है। तो ये कंधे को घुमाता है एक्चुअली, ये मांसपेशी पूरा एक ग्रुप होता है, इसमें 4 मांसपेशियां 4 मसल्स होती हैं। अब जो इन्होंने बताया एक्चुअली ऐसी कंडीशंस में जो एल्डरली एज ग्रुप में होते हैं, इनको कोई चोट की हिस्ट्री नहीं होती, लेकिन नॉर्मली हमारे घर में हमें कई बार चोट लगती है, हमें पता नहीं चलता। जैसे हमारे पास मरीज आते हैं, वो कहते हैं कि सर, जैसा इन्होंने बताया ऐसे ही कहते हैं कि सर सब कुछ ठीक है, लेकिन पिछले 2-3 महीने से हमारा कंधा उठ नहीं रहा, और मतलब कोई और उठाए तो उठ जाता है, लेकिन ताकत नहीं लग रही अब कंधे में, और दर्द रहता है। सर अब बताइए क्या करें? तो उनसे हम पूछते हैं कभी कोई चोट लगी? वो बोलते हैं नहीं चोट नहीं लगी। फिर हम उनसे स्पेसिफिकली पूछते हैं क्या कभी ऐसा हुआ था कि कभी आपको 5-6-7 महीने पहले ऐसा हुआ था कि कंधे में अचानक से दर्द हुआ हो, कंधा कुछ दिन के लिए आपको कंधे में दर्द हुआ हो, मूवमेंट कम हुए हो, आपने कुछ किसी डॉक्टर को दिखा के दवा खाई हो 8-10 दिन के लिए और फिर ठीक हो गया हो? तो बहुत बार ये मरीज बोलते हैं हाँ ऐसा हुआ था सर, फिर वो ठीक हो गया, फिर हम भूल गए उसको, अब पिछले कुछ दिनों से फिर ऐसी दिक्कत हो रही है। होता क्या है, उनको उस समय कोई ऐसी चोट लगी होगी, उसकी वजह से कंधे की जो मांसपेशी है उसमें कुछ फटन या सूजन आ गई है, वो मांसपेशी थोड़ी वीक हो गई, उसके उन्होंने दवा खाई, ठीक हो गया, दर्द खत्म हो गया, मूवमेंट आ गया, लेकिन मांसपेशी थोड़ी वीक रह गई। और होता बहुत बार मरीज हिस्ट्री देते हैं कि हाँ सर वैसी कोई चोट नहीं लगी, लेकिन जब उनसे हम स्पेसिफिकली पूछते हैं लीड करके तो बताते हैं कि हम पूछते हैं कि क्या कोई वजन उठाया आपने? बोले सर ऐसा तो नहीं उठाया, हाँ मेरा 12 किलो का पोता है, मैंने उसको उठा के खिलाया। तो 12 किलो का पोता वैसे
जो उनका वो ग्रैंड चाइल्ड है वैसे उतना भारी नहीं है कि उसको चोट लगे, लेकिन अगर पहले से वो मांसपेशी वीक हो तो उसके लिए वो काफ़ी है, वो उतना वजन उठाना उसको जो टीयर करने के लिए, उसको चोट पहुंचाने के लिए। या हम लोग के यहाँ ऊपर पर अलमारियाँ होती हैं, ऊपर ऊपर अटैचियाँ रखी होती हैं, वो अटैची बीच बीच में उठा के हम उतारते हैं, तो वो 15 किलो की 20 किलो की अटैची उतार के उतारते हैं, तो वो उस वीकेंड, उस चोट लगी उस कमज़ोर मांसपेशी के लिए पर्याप्त है कि उसको और तोड़ दे। तो इसको हम कहते हैं रोटेटर कफ टीयर, या अगल बगल की मांसपेशियों में चोट लग जाती है। जब अगल बगल की, तो मरीजों को याद नहीं रहता क्योंकि कोई ऑब्वियस चोट नहीं लगी, तो अगल बगल की मांसपेशियों में चोट लग गई, उसमें फटन आ गई, उसकी वजह से दर्द हो रहा है और उसकी वजह से कंधा उठ नहीं रहा। तो ऐसे कंडीशन में मैं फिर कहूँगा कि आप इसको अब इग्नोर मत करिए, क्योंकि अगेन ये एक कपड़ा है, मांसपेशी एक सॉफ्ट टिश्यू, एक कपड़े के तरीके है। अभी हो सकता है कि आधा सेंटीमीटर का टीयर हुआ हो, अगर वो आपने इसको इग्नोर किया, केवल दर्द की दवा खा के और छोड़ दिया, तो दर्द की दवा से ये दर्द तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में कहीं भी चोट लगती है वो हील कर जाती है, दर्द तो खत्म हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो टीयर बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि हम लोग ऐसी लाइफ जीते हैं कि ऐसा नहीं कि आप ऐसा गारंटी नहीं ले सकते कि आगे चोट नहीं लगेगी या आगे आप वजन नहीं उठाएंगे। तो हो सकता है पहले जब चोट लगी हो तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है, दूसरी बार आपने केवल 12 किलो की अटैची उठाई, अगला वो टीयर हो गया। हो सकता है आगे आप केवल 5 किलो का सामान उठाएं, एक बाल्टी उठाएं नहाने के लिए, एक मग उठाएं नहाने के लिए, और उससे और टीयर बढ़ जाए, तो वो चिरता चला जाएगा, फिर वो इररिपेरेबल स्टेज में पहुंच जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर टीयर है तो फिर आप एक अपने स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट को या शोल्डर स्पेशलिस्ट को दिखाइए, वो देखेंगे, आपको चेक करेंगे, आपका एमआरआई कराएंगे, जिससे पता चलेगा। एमआरआई मैं बात कर रहा हूँ बार बार, एमआरआई क्या होती है, एक जाँच होती है जिसमें एक्सरे में क्या होता है दीपक जी, केवल हड्डियाँ दिखती हैं। मांसपेशी को, सॉफ्ट टिश्यू को, कार्टिलेज को देखने के लिए एमआरआई कराना पड़ता है, क्योंकि एक्सरे में वो नहीं दिखता हमें। तो संभवतः उस तरफ जाता है मामला, तो हम एमआरआई कराते हैं। एमआरआई करा के जो हम सोच रहे होते हैं अगर वही निकलता है तो फिर हमें क्वांटिफाई करना होता है कि क्या ऐसा फटन है कि जिसको हमें ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। अदरवाइज हम कुछ एक्सरसाइज बताते हैं, कुछ दवाएं देते हैं और वजन उठाने से मना कर देते हैं, चीज़ें इंप्रूव कर जाती हैं। नहीं हील करता, बॉडी टिश्यू है, हील कर जाना चाहिए, नहीं हील करता या बड़ा टीयर होता है तो हम उसको दूरबीन के, वही दूरबीन से छोटे छोटे छेद बना के, जो मैं अक्सर करता हूँ, तो दूरबीन से उसको हम सिल देते हैं, फिर उसको रेस्ट कराते हैं, धीरे धीरे मांसपेशियों को मजबूत करने की एक्सरसाइज शुरू करते हैं और पेशेंट रिकवर कर जाते हैं। तो मैं उनको भी फिर यही कहूँगा कि इसको वेट मत करिए या बहुत ज़्यादा इसको बढ़ाइए मत, इग्नोर मत करिए, अपने इंजरी स्पेशलिस्ट से मिल लीजिए। आज इंडियन टीवी 24 को आपने सिर्फ समय दिया और कंधे से जुड़ी तमाम समस्याओं को लेकर के हमारे आपके बीच में बात हुई, जिससे हमारे दर्शकों को तक वो बात पहुंची, जिससे उनको समस्या का कारण क्या है, कैसे निजात मिल सकेगी, इसको लेकर के आपने समय साझा किया। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन टीवी 24 की खास पेशकश स्वास्थ्य चर्चा में आज हमारे साथ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट इंजरी स्पेशलिस्ट व एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल जी जुड़े थे, जिनके साथ कंधे की समस्याओं को लेकर के चर्चा हुई, कैसे क्या कारण हो सकते हैं और कैसे उससे निजात मिल सकती है, इसको लेकर के बृहद चर्चा हुई है। अगली कड़ी में स्वास्थ्य चर्चा में हम फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर के किसी डॉक्टर के साथ फिर रूबरू होंगे। तब तक देखते रहिए इंडियन टीवी 24 में, यानी दीपक तिवारी के साथ।